warm welcome to all participants who are listening us on our YouTube channel, our pages, or our you could say Facebook group as well. So today we shall discuss about history of English literature. We shall discuss Anglo-Saxon period, Old English period, and we shall discuss about Middle English, Elizabethan age, age of Milton, Restoration period, and new classical age, romantic age, Victorian age, and modern literature, postmodern literature, which is called present age as well. तो आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली है क्या चीज़। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक भी पढ़ी होगी, आपने कोर्स में भी इसको स्टडी किया होगा, लेकिन आपने ये फील किया होगा कि इसको पढ़ने के बावजूद बच्चे स्टूडेंट ये फ़ील करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत कम्प्लेक्स समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिनट से मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा है कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया जाए कि जो ऑलमोस्ट कवर करे कि बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है क्या चीज़। तंजीला, आयशा और तहमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पीरियड। यानी पीरियड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है, एजेस भी कहते हैं, एरा भी कहते हैं, यानी उसके जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसके ज़माने भी कहते हैं कि डिफरेंट यानी पीरियड्स में उसको कैसे कैसे उन्होंने फार्मुलेट किया है लिटरेचर को। अच्छा, इंग्लैंड जो हमारे सामने है बेसिकली, क्योंकि हम बेसिकली विल टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आपके सामने आज इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड ऐसे नहीं था। अच्छा, सबसे पहले लिखें, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो सबसे पहले जो इंग्लिश लोग वहाँ पे रहते थे उनकी लैंग्वेज थी एक गैलिक और एक कैल्टिक। लिख लें ये चीज़ें जो शायद आपको आम गैलिक, GALIC गैलिक, और CLTIC कैल्टिक, और लाइक दिस कैल्टिक, यानी ओल्ड इंग्लिश में के से भी इसको लिखा जाता था, KELTIC कैल्टिक। यानी ये दो किस्म के लोग रहते थे और ये यही ज़बानें बोलते थे। इनकी लैंग्वेज क्या थी, गैलिक और कैल्टिक। आज भी ये लैंग्वेज जो है ना आयरलैंड में और वेल में, स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड के कुछ एरियाज़ में डायलैक्ट के तौर पर बोली जाती है। यानी ये उसकी पहली लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज है इंग्लैंड की, ये लैंग्वेज ये थी। हम इनके बारे में बात करेंगे, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू ओवरव्यू अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पीरियड, टाइम, एजेस, एंड लाइक दीज डिफरेंट पीपल दे हैव फार्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, यानी उन्होंने डिफरेंट टाइम से उसको फार्मुलेट किया हुआ है। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या चीज़। बच्चों को बार बार पढ़ने के बावजूद ये याद क्यों नहीं रहते। हम सर्टन जो एजेस हैं, जो पीरियड हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो टाइम है, आशा और तंजीला ने अगर मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो ये ज़्यादा समझती हैं कि मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने के बाद ये असाइनमेंट जो आपके लिए बनाई है उसके बाद ये एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को समझने से पहले हमें कुछ इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो ज़रा जाननी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले ये गैलिक और कैल्टिक लोग जो थे ना, ये इंग्लैंड में आबाद थे, ठीक है, और डेफिनेटली उस वक्त ओल्ड टाइम था, उस वक्त इतने लोग भी नहीं थे, इतनी आबादी भी नहीं थे। लोग क्या ट्राइब्स की शक्ल में थे, ठीक है। तो मोस्टली होता यूँ था कि जो पावर में होते थे वो लैंग्वेज को डोमिनेट करता है। अगर आप बरसगीर में देखें तो सबसे पहले जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत। और उसके बाद क्या थी, उसके बाद जब मुस्लिम आए हैं तो उन्होंने पर्शियन वहाँ पे लागू कर दी, ठीक है। पर्शियन के बाद जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने कब्ज़ा किया ट्रेड्स के थ्रू, तो फिर उन्होंने क्या क्या वहाँ पे रिफॉर्म कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से। जब वो इंग्लिश लोग यहाँ से चले गए तो फिर उन्होंने हिंदी या उर्दू जो है वो दोबारा उसने रिप्लेस कर लिया उसको। यानी सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखा जाए तो कितनी, अगर हम इसी से समझें तो जो लोग रूलिंग में होते हैं, जो रूलिंग क्लास होती है, वो अपनी लैंग्वेज डोमिनेट करने की कोशिश करती है। यानी उस एरिए को, ये किसी ने ना अपना माइक कोई ऑन किया हुआ है तो वो उस वजह से, देखें किसी का माइक तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं चल रही उनके बैकग्राउंड में।
तहमीना, आपके कहीं बैकग्राउंड में कोई चीज़ तो नहीं चल रही पीछे? तो बैकग्राउंड में या वॉइस वॉइस किसकी आ रही है? अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? तहमीना, आप सभी को आवाज़ आ रही है ना? जस्ट आप पॉइंट जो है ये नोट करते जाएं। आज जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके बाद आपको पूरा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको समझना आसान हो जाएगा। मैं ये इस तरह मैंने आपके लिए ये लेक्चर आज उसकी फॉर्मेशन बनाई है। अच्छा देखें, मैंने आपसे बात की कि जो रूलिंग में क्लास होती है, जैसे ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है फोकल, वो कहता है कि पावर एंड नॉलेज, कहता है कि पावर, जिसकी पावर होती है, नॉलेज जो होता है उसी का मिनट से रिफॉर्म होता है। जो पावर में होता है वही अपनी चीज़ को डोमिनेट करता है। नॉलेज भी उसी का है जिसके 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 पास पावर है। तो अगर आपकी आपकी हुकूमत है, आप रूलिंग में हो, तो आप अपनी लैंग्वेज को डोमिनेट करवा सकते हो। जैसे कि आजकल इंग्लिश डोमिनेट कर रही है, तो वो हमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इवन के हमें बहुत सी एनजीओ, ब्रिटिश कौंसल और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज सीखो, इसके लिए ट्रेड करोगे, इसके लिए आप लिटरेचर को लर्न करोगे, मॉडर्न लोगों को से इंटरेक्ट कर सकोगे, बातचीत कर सकोगे, लैंग्वेज ऑफ द डेवलप कंट्रीज एंड डेवलप पीपल। सो दैट इज़ ओ, वेन एवर यू आर इन डोमिनेशन and you've got victory and you have dominated certain nation, you can prevail your language unto them। तो आप उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज को भी डोमिनेट कर सकते हो। इसी तरह जैसे मैंने मिसाल दी कि हमारे पास बरसगीर में जब मुस्लिम आए हैं तो मुस्लिम लोगों ने अपनी लैंग्वेज वहाँ पे राइज कर दी। मुस्लिम के बाद जब ये गए हैं तो इंग्लैंड से लोग आए, उन्होंने इंग्लिश यहाँ पे डोमिनेट करवा दी। उसके बाद जब ये यहाँ से गए हैं तो उर्दू, फिर हिंदी, तो डेफिनेटली इसी तरह। अब इंग्लैंड के जो एरियाज़ थे वहाँ पे लोग रहते थे कौन? गैलिक और कैल्टिक, ये अपनी लैंग्वेज बोलते थे। अब इनके ऊपर जिन्होंने कब्ज़ा किया, मिनटू से इनके ऊपर जिन्होंने अटैक किया वो थे रोमन। डेफिनेटली रोमन, दे अटैक्ड ऑन इंग्लैंड एंड दे you could say dominated their own language. They brought their culture, they brought their tradition, knowledge and books, and you know that when the Roman they were fighting and they are singing their songs, तो वो अपनी ना पोइट्री भी करते थे, अपना उनका नाम भी था रोमन का, और वो अपनी लैंग्वेज कौन सी लेकर आए ब्रिटेन के अंदर? वो अपनी लैटिन लैंग्वेज लेकर आए। कौन? रोमन। अच्छा, रोमन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया इंग्लैंड के ऊपर। वो अपना क्या कल्चर लेके आए, अपना नॉलेज लेकर आए, बुक्स लेकर आए, अपना यानी सिंगिंग, जब वो जीतते थे जंग तो वो एक सॉन्ग गाते थे, उसकी फॉर्म में अपनी पोइट्री वगैरह लेकर आए। जो उनके पोइट्स थे वो भी इधर आए, तो उन्होंने रोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया इंग्लैंड को। अच्छा, उन्होंने इंग्लैंड को क्या बना दिया? रोमन एम्पायर का हिस्सा बना दिया। अब यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रोमन सल्तनत है, इनकी किंगडम है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस और बहुत ज़्यादा उनको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, सप्रेशन शुरू कर दी। अब ये इनकी जो गवर्नमेंट है ना, ये वीक होनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, उनके नाम लिख लें, ज्यूट्स, एंगल और जर्मेनिक। 3 ट्राइब्स जो हैं ये जर्मन साइड से, उस बॉर्डर से, उस एरिया से, ये ट्राइब्स के लोग होते हैं, ये इंग्लैंड पे फिर हमला करते हैं। बहुत बड़ी ताकत थी ये ट्राइब्स की शक्ल में लोग आए हैं। जैसे ट्राइबल लोग जो आज भी हमारे, अगर देखा जाए तो ट्राइबल लोग हैं जो हमारे ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन लोगों ने फिर इंग्लैंड पे हमला किया। ये ज्यूट से, इनके नाम लिख लें, ज्यूट्स, एंग्लो सैक्सन और ये जर्मेनिक ट्राइब्स, ये जनाब हमला करते हैं, ये इंग्लैंड पे फिर कब्ज़ा कर लेते हैं। जब ये हमला करते हैं तो ये इंग्लैंड को अपने अंडर कर लेते हैं, तो ये अपनी लैंग्वेज वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो फिर लैंग्वेज यानी इंग्लिश और डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज जर्मन थी, तो जर्मन से रिलेटेड जो डायलैक्ट था वो उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ फ्रेंच से रिलेटेड थे तो फ्रेंच उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश का डायलैक्ट और मिक्सचर सा बोलते थे। तो इन लोगों ने अपनी
लैंग्वेज से शुरू कर दी, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया इंग्लैंड के ऊपर, ओवरऑल सारे सारे इंग्लैंड के ऊपर। तो इस तरह अब बेसिकली कितने लोग थे ये इंग्लैंड के हैं, वेल के हैं, आयरलैंड के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, जितने भी एरियाज़ के लोग हैं आज जो इंग्लिश बोलते हैं, ये सारी बेसिकली उन्हीं ट्राइब्स ने जो प्रोड्यूस की थी इंग्लिश, उसी से ये बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश बोलते हैं डिफरेंट डायलैक्ट्स के साथ। और फिर उसके बाद मिडल सेंचुरी में यानी मेडिवल टाइम पे जब चौसर ने एक फॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उससे पहले लोग या तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, या इटालियन लैंग्वेज में लिखते थे, या किस लैंग्वेज में वर्क कर रहे थे, या वो लैटिन लैंग्वेज में वर्क कर रहे थे। यानी ये जो लैंग्वेज थी ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट लैंग्वेज थी इससे पहले। लेकिन चौसर ने कहा कि हम अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी अपनी लैंग्वेज फॉर्म उन्होंने की थी, लैंग्वेज कैसे फॉर्म की है, डिफरेंट, वो भी बोरोड वर्ड हैं। देखें, अब उर्दू जो है वो पहले ये लैंग्वेज नहीं थी बरसगीर की। देखें, ये भी ऐसे ही फॉर्म हुई है ना डिफरेंट लैंग्वेज से, मिक्सचर से। जैसे उर्दू को कहते हैं कि ये लश्कर है इसका मतलब, तो डिफरेंट लैंग्वेज इसके अंदर हैं। तो इसी तरह इसके अंदर अरबिक वर्ड भी हैं, इसके अंदर हिंदी वर्ड भी हैं, इसके अंदर आपको पर्शियन वर्ड भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर इवन कि इंग्लिश भी मिलेगी। तो इसी तरह बहुत सारी डायलैक्ट, जैसे वो मैंने जर्मन बताए हैं, जूट्स बताए हैं, एंग्लो सैक्सन बताए हैं, ग्रीक्स बताए हैं, रोमन बताए हैं, वो सारे इसके अंदर फ्रेंच बताए हैं। ये सारे ट्राइब्स मिलके इन्होंने एक लैंग्वेज फॉर्म की, उसे मिडल इंग्लिश यानी डायलैक्ट के साथ बोलने लगे। तो मिडल इंग्लिश जो है बेसिकली इन सारे ट्राइब से एक फार्मूलेट हुई लैंग्वेज। और फिर इसके बाद, क्योंकि उससे पहले लैटिन में लोग काम कर रहे थे, एक बीड का नाम आता है, उसका नाम लिख लें, BEDE, बीड। बीड ने फर्स्ट टाइम इंग्लिश उसने लैटिन में वर्क किया था। उसके बाद कैडमन लिख लें, कैडमन जो है उसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में वर्क किया है, उसने पोइट्री लिखी। ठीक है, टेल्स की फॉर्म में, एपिक की फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में। और उसी जो एंग्लो सैक्सन पीरियड और इंग्लिश की जो प्रोडक्शन है वो है क्या, ब्योवल्फ है। अब ब्योवल्फ का बेसिकली मैं बता देता हूँ। उसमें एक आपको मिलेगा, उसका हीरो है उसके अंदर, तो हीरो का नाम है उसके ग्रेल्टन, GRE लिख लें उसका नाम। जो उनका हीरो है उसका नाम है, जो उसका प्रोटैगोनिस्ट है, जो उसके अंदर मिनट से पहले वो किसको मारता है, पहले वो मॉन्स्टर को मारता है, उसके बाद वो उसको मारता है ड्रैगन को। ठीक है, तो उसके अंदर एक हीरो है वो, यानी एक लॉन्ग नैरेटिव और एपिक है, जिसके अंदर उनका कल्चर है, उनकी मिथ है, उनकी स्टोरीज़ हैं। वो स्टोरी वो पहले क्या करता है, वो पहले जनाब एक मॉन्स्टर को मारता है, उसके बाद ड्रैगन को मारता है। तो उससे कहते हैं कि जो इंग्लिश मैन थे वो बेसिकली अपने, क्योंकि उनके ट्राइब्स जो थे ना वो असल में राइटिंग इसलिए कर रहे थे, वो कहते हैं कि हमने एक को वो एशिया कह रहे थे, यानी वो जो मॉन्स्टर था उसको वो कहते थे कि ये अफ्रीका है, और दूसरे को वो समझते थे एशिया। यानी बेसिकली वो एलिगोरिकल एक उन्होंने पोएम लिखी थी, और उसमें वो चाह रहे थे कि हम इन फ्यूचर हंट करेंगे, किसको हंट करेंगे, हम अफ्रीका को और एशिया को। और डेफिनेटली उनके जो फिर आने वाले लोग थे इंग्लैंड के, उन्होंने फिर अफ्रीका पे भी कब्ज़ा किया और एशिया पे भी कब्ज़ा किया। ये उसके साथ हिस्टोरिकल मीनिंग है बेओवल्फ के अंदर। अच्छा, ये राइटर के नाम लिख लें जो उस वक्त के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेओवल्फ एक एपिक है, लॉन्ग नैरेटिव एपिक है, और इसमें उनका कल्चर है, हिस्ट्री है, और उसमें सारा कुछ वो मिनट से बताते हैं। हाँ जी, यस यस प्लीज़। किसकी? नहीं, बेओवल्फ लाइन की मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे इतना पता है कि ये एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक है। ठीक है, और इसके अंदर उनका कल्चर है, उसके अंदर एक हीरो है, क्योंकि मैंने ये पढ़ी हुई है। उसके अंदर एक हीरो है, और हीरो जो है वो एक दफ़ा मॉन्स्टर को मारता है, उसके बाद वो ड्रैगन को मारता है, और इसी तरह जो पोएम्स है, बहुत लंबी पोएम है और टेल्स की शक्ल में लिखी हुई है। तो एनी हो आई, ये हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें। ये तो मैं अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूँ, तो जब इसके बारे में हम इसके MCQ में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फाइंड करेंगे। अच्छा, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, उसके अंदर एक हीरो है,
फॉर द मोमेंट आप याद रखें कि इसके अंदर एक हीरो है, और हीरो क्या है, वो एक मॉन्स्टर और उसके पीछे अगर पूछ लें कि इसका बैकग्राउंड क्या था, तो उसका बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली अफ्रीका और एशिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इन फ्यूचर हम इसको हंट करेंगे इसी तरह, ठीक है। और डेफिनेटली वो कब्ज़ा भी करते हैं इंग्लैंड के लोग। हाँ जी, GRE ग्रेल्टन, GRELTON, ग्रेल्टन, लिख लिया। अच्छा, इसके अलावा आप ज़रा नोट कर लें कि इसको डार्क एज और मिडल एज और मेडिवल एज में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बेसिकली 450 से लेके 1060, 450 से लेके 100 तक, 1000 तक लिख लें, यानी 450 से लेके 1000 जो पीरियड है 1000 तक, इसको कहते हैं डार्क एज, ठीक है। और मिडल एज और मेडिवल एज जो हैं ये सेम ही हैं, एक ही नाम है दोनों चीज़ों के, ठीक है। यानी 450 से लेके 1066 तक इसको कहते हैं डार्क एज, और उसके बाद 1450 तक ये फिर मेडिवल पीरियड है, ठीक है। उसके बाद फिर यानी जो रेनेसेंस पीरियड है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स और मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ, ये लिख लें। एक जिसने पहले इंग्लिश में लिखा था उसका नाम लिखें कैडमन। जिसने एंग्लो सैक्सन में लिखा था ना, इंग्लिश में लिखा था, उसका नाम है कैडमन, CADOMEN, कैडमन। और उससे पहले जिसने लिखा था उसका नाम था, जिसने पोइट्री लिखी थी उसका नाम है बीड, BED, बीड, ये लेटर में लिखता था। कैडमन ने फर्स्ट टाइम किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था एंग्लो सैक्सन में लिखा है। इसने जो पोइट्री लिखी थी उस पोइट्री का नाम इसने रखा है चार्म, CHARM, चार्म। उसके बाद एक और राइटर है, उसका नाम है साइन वुल्फ। साइन वुल्फ लिख लिया। अल्फ्रेड द ग्रेट भी लिख लें, ये भी उसी दौर का ही राइटर है। कैडमन सुन लें जी, कैडमन और उसके जितने भी फॉलोअर थे उन सब ने लिखा है इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन में उसने वर्क किया है। और उसने इसी तरह जो बेओवल्फ एपिक है इसी की तरह उसने वर्क किया है। तो ये दैट्स ओवरऑल यू कुड से अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बारे में, दीगर जो मीन टू से हमारे पास इनका ओवरव्यू है। अच्छा, सबसे पहले लिखें ओल्ड और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। ओल्ड और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर मैंने सब बता दिया है कि जो सबसे पहले लोग यहाँ पे रहते थे इंग्लैंड में, उनको क्या कहते हैं, सेल्टिक, और उनको गैलिक कहते थे। आज भी वेल में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, जो कि इनकी साथ जो कि इंग्लैंड से बाद में आज़ाद हुए हैं, ठीक है, इन इलाकों में आज भी सेल्टिक और गैलिक बोली जाती है। वी स्टडीड ऑल इट इन एमिट एफल एज वेल। ये सारी चीज़ें हमें जब लैंग्वेज की बेसिकली स्टडी की जाती है ना, तो इसमें स्पेशली लिंग्विस्टिक में, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। आज भी जो सेल्टिक है और गैलिक लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड और इंक्लूडिंग द आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड और वेल्स, इस तरह के इलाकों में बोली जाती है डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ। और हमेशा लैंग्वेज वही प्रोमिनेंट रहती है, वही डोमिनेट रहती है जिसके लोग पावर में होते हैं। और आज इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, बेसिकली दे आर इन पावर, ऑस्ट्रेलियन पीपल दे आर इन पावर, एंड देयर लैंग्वेज इज़ डोमिनेटिंग। अगर उर्दू
बोलने वाले डोमिनेट कर जाएं तो उर्दू डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है, लोग ये सीखने लग जाएंगे। इसी तरह जो लोग रूलिंग में होते हैं, ऑलवेज लैंग्वेज इज़ गेटिंग डोमिनेटेड एंड यू कुड से द पीपल दे आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद है मिडल इंग्लिश। डेफिनेटली जब ओल्ड इंग्लिश एंड हुआ है तो उसके बाद क्या आई है, मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश का स्टार्ट हुआ है जेफरी चौसर से। जेफरी चौसर ने फर्स्ट टाइम यानी वही जो बेओवल्फ था और साइन वल्फ था और इनके जो टेल्स वाले कैडमन था, इनके जो वर्क थे टेल्स में ये लिखते थे स्टोरी बना बना के, तो इसने उस स्टोरी को लॉन्ग क्या बना दी, एक ऐसी पोइम लिख दी, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, डिफरेंट करेक्टर लेके लिखा उसी तर्ज पे, लेकिन एक कॉम्प्रीहेंसिव लिखा। इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। उसके बाद एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज को डोमिनेट किसने किया था, या सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड राइटर था उस वक्त का वो शेक्सपियर था। कहते हैं कि शेक्सपियर ने खुद 40,000 वर्ड जो है ना कॉइन किए हैं, जनरेट किए हैं, इंग्लिश को एक मॉडर्न इंग्लिश बनाया है। पहले ओल्ड इंग्लिश थी, मेडिवल इंग्लिश थी। आज भी अगर आप चौसर की इंग्लिश को पढ़ें तो शायद वो आपको पढ़नी ना आए। चौसर ने जिस तरह से इंग्लिश लिखी है वो दैट इज़ यू कुड से कॉमन पर्सन कांट अंडरस्टैंड इट। उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा। वो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताएगी कि प्रोनाउंसिएशन बेसिकली चीज़ों की है क्या। आप कुड के स्पेलिंग आप देख लेंगे KUOLD ऐसे लिखा होगा, ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे वर्ड होंगे उसके, आपको उसके स्पेलिंग ही और हैं। तो शेक्सपियर के आने से या शेक्सपियर की एज से क्या हुआ कि जिसको एलिजाबेथन एज कहते हैं, क्वीन एलिजाबेथन एज यानी दौर के अंदर शेक्सपियर ने डोमिनेट किया है और शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। शेक्सपियर के साथ कौन कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लोव थे, ठीक है, इसके साथ और बहुत सारे राइटर्स थे, ये सारे हम बाद में डिस्कस करते हैं। एज ऑफ द मिल्टन। एज ऑफ द मिल्टन कब आई है, एज ऑफ द मिल्टन तब आई है जनाब जब प्रोटेस्टेंट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, वो पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे थे, ठीक है। प्योरिटन जो थे उनका एक नाम था और वो पार्लियामेंट को उन्होंने चैलेंज किया था। किंग का उस वक्त कत्ल हुआ था, ठीक है, किंग का। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस की है, तहमीना को इंशाल्लाह वो लेक्चर हम सेंड कर देंगे। रिस्टोरेशन पीरियड है, ठीक है। रिस्टोरेशन पीरियड क्या हुआ है कि जो पुराना जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था वो सारे लिटरेचर को दोबारा से रिस्टोर किया गया, रिफॉर्म किया गया, लोगों को नई चीज़ें लाई गई सामने, ठीक है। तो उसके बाद जी न्यू क्लासिकल एज है। अलेक्जेंडर पोप ने इसको डोमिनेट किया था। सबसे डोमिनेंट जो राइटर हैं उस वक्त के कौन है, अलेक्जेंडर पोप हैं। उसके बाद रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज को डोमिनेट करने वाले या सबसे ज़्यादा लिखने वाले जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो वर्ड्सवर्थ थे। उसके बाद विक्टोरियन पीरियड है या विक्टोरियन एज है। विक्टोरियन एज के अंदर हमारे पास चार्ल्स डिकन है। चार्ल्स डिकन ने ज़्यादा चाइल्ड लेबर पे लिखा है। तो ओलिवर ट्विस्ट आपने पढ़ा होगा इसका नावल, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट है इसका बहुत मशहूर इसका नावल है, इसका विक्टोरियन पीरियड, चार्ल्स डिकन। और इसके और भी बहुत सारे नावल हैं। विक्टोरियन पीरियड में आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, चाइल्ड लेबर चल रहा था उस वक्त, ठीक है। और इसके बाद टेनिसन और ब्राउनिंग भी हमारे पास राइटर हैं। उसके बाद थॉमस हार्डी है। ये सारे राइटर उस वक्त के हैं जिस वक्त जो यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी थी। उसके बाद लोग वर्किंग जो इंडस्ट्रियल पीपल थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई थी वो चाइल्ड लेबर ले रहे थे, लोगों से काम ले रहे थे, बच्चों से काम ले रहे थे। तो इस वक्त के राइटर्स ने मोस्टली चाइल्ड लेबर पे बहुत लिखा है। तो उसमें चार्ल्स डिकन जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर हैं। उनकी सारे जितने नावल हैं सारे प्रोमिनेंट हैं। उसके बाद विक्टोरियन पीरियड है। ये विक्टोरियन पीरियड हमने चार्ल्स डिकन का पीरियड। उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर है। मॉडर्न लिटरेचर में आप देख लें कि वर्ल्ड वार 1 हो चुकी है, ठीक है, लोग बहुत सारे स्केप्टिकल हो चुके हैं, मशीनरी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और लोग बहुत परेशान हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ है, लोगों की डेथ हुई है, कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इस एज में क्या हुआ है, लोग टोटली थोड़े से मज़हब से भी डिस्कार्ड हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मुतासर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्केप्टिसिज्म और ये वो मीनिंगलेस अबसर्ड लिटरेचर सारा कुछ इसमें आएगा। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो हमारा प्रेजेंट लिटरेचर है, ये प्रेजेंट एज है, ये इसमें आती है पोस्ट मॉडर्न एज। अभी जो चल रही है, जिस एज में हम रह रहे हैं, ये कौन सी एज है, पोस्ट मॉडर्न एज, ठीक है।
अगर पूछ ले कि प्रेजेंट एज या प्रेजेंट एरा जिसमें हम रह रहे हैं, दिस इज इट बिलोंग्स टू पोस्ट मॉडर्न एज। अब मशहूर मशहूर जो नाम है वो लिख लें ज़रा। अच्छा, नॉर्मैन, नॉर्मैन ने कनकड कब किया था इंग्लैंड को? 1066 लिख लें। ठीक है जी। और जो ब्योवल्फ के अंदर लिखा हुआ है वो टोटली क्या टेल्स, कल्चर उनका और लॉन्ग नैरेटिव स्टोरीज हैं उसके अंदर। उसमें स्टोरी क्या है कि एक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो लोगों को, वो उनको मारता है, मॉन्स्टर को, ड्रैगन को, उनके साथ फाइट करता है, और वो एक परपिचुअल कंटिन्यूस वार है एक किस्म की, वो करता है, और उसके बाद वो आखिरकार जो सबसे वो सबको ओवरकम कर लेता है। तो इसमें नॉर्मन विक्ट्रीज कब हुई है जी? 1066 में। और जैसे ही ये आए हैं, नॉर्मन आए हैं, तो नॉर्मन ने क्या किया इंग्लैंड के अंदर? क्या किया? इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि बेसिकली इनके नाम से ही नॉर्मन इंग्लैंड, जैसे वो ट्राइब्स थे उसके अंदर मैंने बताए हैं, एंगल्स थे, जूट्स थे और सैक्सन थे। ठीक है, एंग्लो सैक्सन थे। तो एंगल बेसिकली नाम, इंग्लैंड नाम ही किससे? एंगल से बना है। तो उनकी ज़बान क्या थी? इंग्लिश थी। तो उन लोगों ने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवा दी। पहले क्या चल रही थी? फ्रेंच चल रही थी, लैटिन चल रही थी। लैटिन में वर्क हो रहा था, इटालियन में वर्क हो रहा था, ठीक है, और फ्रेंच लैंग्वेज में वर्क हो रहा था। वो सारा यानी उसके बाद रिप्लेस हो गया किससे? इंग्लैंड, इंग्लिश से। और इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश लोगों की लैंड बन गई। अब नॉर्मन जो है वो विक्ट्री के बाद ये सारी चेंजिंग आई है, ये बात याद में रखना। और उसके बाद जो दूसरा पीरियड है, पहला ओल्ड इंग्लिश है, दूसरा मेडिवल पीरियड है। मेडिवल पीरियड में चौसर है, जॉन गोवर है, इस तरह के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है। और उसके बाद एलिजाबेथन एज में लिख लें। एलिजाबेथन एज के जो मशहूर राइटर हैं, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव, नाम लिखें इनके। एलिजाबेथन एज के जो मशहूर प्रोमिनेंट राइटर हैं उनके नाम है जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव। ठीक है जी। उसके बाद एज ऑफ मिल्टन है। एज जो सबसे प्रोमिनेंट वर्क है वो पैराडाइज लॉस्ट में है। पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, पैराडाइज रीगेन्ड लिखी है, ठीक है। और ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, एपिक है एक। और सीरियस, जो एपिक होती है ना उसका सीरियस इशू होता है। जो मॉक एपिक है उसमें क्या होता है? लाइट इशू होता है। जैसे रेप ऑफ द लॉक, वो मॉक एपिक है, वो इसकी पैरोडी है एपिक की। मॉक एपिक का क्या इशू होता है? लाइट सा इशू होगा, और उसके ऊपर वो दिखाया, नाम नहाद बना के ऐसे सुपरफिशियल बना के दिखाया गया होगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी वही वैसे ही जैसे और देवी से वो शायरी की देवी से मदद मांगता है, म्यूज़ से, मिल्टन के मुझे अजीम काम करना है, तू मुझे इंस्पायर कर। और तू जो है, तूने यानी वो शेफर्ड को जैसे इंस्पायर किया था, मोजेस को वो कहता है, इसी तरह मुझे भी इंस्पायर कर के मैं जस्टिफाई द वेज टू मैन टू गॉड मैं करूं, कि मैं जो गॉड्स के वे है वो जस्टिफाई करूं, वो क्या चाहता है गॉड, क्यों, कैसे ब्लेस। अब हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, ये पॉइंट कुछ लिख लें। एलिजाबेथन एज में लिख लें जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लोव। और क्रिस्टोफर मार्लोव ने डॉक्टर फास्टस लिखा है। और उसके बाद शेक्सपियर ने हैमलेट, और उसके बाद मैकबथ, और उसके बाद जूलियस सीजर, उसके बाद ओथेलो। ये सारे ड्रामा उसने लिखे हैं। किंग लियर, हैमलेट, ये सारे उसके हैं शेक्सपियर के। और शेक्सपियर का जो वर्क है वो आपके सामने है कि ही इज़ रियली, ही वाज द मार्वलस पोएट एंड राइटर एंड ड्रामाटिस्ट। एज ऑफ द मिल्टन, ये हमने पैराडाइज लॉस्ट डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जी रिस्टोरेशन पीरियड। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, यस, वो भी इसी ने लिखी है।
किसने कहा था? अच्छा, उन्होंने कहा कि पैराडाइज रीगेंड, जो पैराडाइज रीगेंड है इसने नहीं लिखी। पैराडाइज पैराडाइज रीगेंड इसी ने लिखी है, इसी का नाम लिखा हुआ है। और आप हाँ, इसने इसने देखे ना, मेरी बात सुने। अगर पैराडाइज लॉस्ट इसने लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट में आपने देखा होगा जो बुक अपने है, उस बुक में तो इसने उसको हीरो बना दिया है। किसको बनाया है हीरो, पता है आपको? उसने ऐसे लगता है कि जैसे उसने सैटर्न को ही हीरो बना दिया है। अगर पैराडाइज रीगेंड में वो बताएगा कि पैराडाइज फिर रीगेंड भी हुई है, तो फिर ही वो हीरो साबित करेगा। तो नहीं, ये इसी ने लिखी हुई है। मैं आपको बहरहाल सेंड कर दूंगा बाद में, इससे रिलेटेड इसकी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये आगे देखें, एज ऑफ ये रिस्टोरेशन पीरियड में लिखें जॉन ड्राइडन है जो मेन पोएट्स हैं उस वक्त के। और उसके बाद जी न्यू क्लासिकल एज में लिख लें रूल्स, लॉजिक, ऑब्जेक्ट। और ये किसकी है, न्यू क्लासिकल एज किसकी है? जॉन अलेक्जेंडर पॉप की। तो ये न्यू क्लासिकल एज में बेसिकली हुआ क्या था कि इसमें लोगों ने लॉजिक और ऑब्जेक्टिव हो गए थे। लोग कहते थे कि सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए पोइट्री में, जैसे रोमांटिक पोइट करते हैं कि जैसे जो उनके माइंड में आता है वो लिखते हैं। बाज़ लोग कन्फेशनल पोइट्री करते हैं। कन्फेशनल पोइट कौन से होते हैं? जो रोमांटिक जितने भी आम तौर पर जो हम पढ़ रहे हैं ना बेसिकली अभी अमेरिकन लिटरेचर में, वो सारे क्या हैं? कन्फेशनल पोइट हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो लिखते हैं। वो सारी कन्फेशनल पोइट्री है। तो इस यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। वो कहते हैं कि पोइट्री को अपने जो पर्सनल प्रेजुडाइसेस इंसान के हैं या जो पर्सनल फीलिंग है उससे आज़ाद होके पोइट्री करनी चाहिए। तो ये न्यू क्लासिकल एज में मोस्टली जो राइटर थे वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे लिखते थे, अपनी लाइफ को इंसर्ट नहीं करते थे किसके अंदर? पोइट्री के अंदर। तो दे वर वेरी ऑब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच। रोमांटिक एज में आपको पता ही है कि जैसे जिस साइड पे उनकी फीलिंग जा रही है, जैसे वो सोच रहे हैं वो वही लिख रहे हैं। अगर कोई नेचर पे लिख रहा है नेचर पे, कोई ब्यूटी पे लिख रहा है ब्यूटी पे, कोई लैम्प सामने आ गया लैम्प पे लिख दी, ठीक है। तो जिस जोन सा पॉइंट उनके माइंड में आ रहा है उसी पे लिख रहे हैं। लेकिन टी.एस. इलियट क्या कहता है? टी.एस. इलियट कहता है कि पोइट्री इज़ नॉट ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग विच इज़ रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, रादर the poetry is just like the John Donne. The poetry must be like a metaphysical poetry. यानी पोइट्री तो वो होती है जो मेटाफिजिकल काइंड की हो। वो किसको आइडलाइज करता है? जॉन डन को, कि जॉन डन बहुत अच्छा पोइट है, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को शामिल ना किया जाए, नेगेटिव कैपेबिलिटी को। जैसे बहुत सारे पोइट्स हैं वो कहते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी यूज़ करें, अपनी जो पर्सनैलिटी या पोइट्री में ना आने दें। तो दैट वाज ऑल दैट टाइम। अब रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज में कौन कौन से हैं उस हमारे पास? रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, पी.बी. शेले है, ठीक है, विलियम ब्लेक है। ये सारे पोइट सारे रोमांटिक पोइट हैं। विक्टोरियन पोइट्स विक्टोरियन पीरियड में लिख लें जी क्या हुआ था। विक्टोरियन पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। इसके जो मेन पोइट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, टेनिसन ब्रोनिंग है, टेनिसन और ब्रोनिंग ये मेन है। और उसके अलावा चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी की पोइट्री भी, थॉमस हार्डी का नावल भी हमने पढ़े हैं। थॉमस हार्डी में क्या है, वो ट्रेजिडी लिखता है। वो कहता है कि वी आर पपट इन द हैंड ऑफ नेचर। उस वक्त लोग बड़े मायूस से हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है, लोग सारे मोनोपोलाइज्ड हो गए हैं इंडस्ट्री की वजह से, ठीक है, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, लोग चाइल्ड लेबर ले रहे हैं। तो जॉर्ज इलियट ये सारे इस वक्त के राइटर हैं। और उसके अलावा जी हमारे पास कौन से हैं? मॉडर्न एज, 20th सेंचुरी टोटली किस में कॉन्फ्लिक्शन में है? वर्ल्ड वार 1, ठीक है, उसकी कॉन्फ्लिक्शन में है। पॉलिटिकल चेंजेस आ गई हैं। और इसके सबसे अच्छे पोएट हैं जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी सेकंड वर्ल्ड वार की, और इसके आगे भी उन्होंने कोल्ड वार के बारे में बताया था। उसका नाम है W.B. यीट्स, आयरिश पोएट है, लिख लें। W.B. यीट्स जो हैं सबसे प्रोमिनेंट पोएट हैं किसके? 20th सेंचुरी के। और ठीक है, ये लिखते किस पे हैं?
ये लिखते हैं जी, वार के बारे में लिखते हैं कि एक तो हमारे ऊपर आई है, एक आफत आई है, ये मिथोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं मोस्टली। और ये कहते हैं एक एक तो हमारे पास यानी कैलेमिटी आई है, इससे आगे भी कहता आ सकती। तो उसके बाद इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार की भी इन्होंने की थी फोरकास्टिंग, और सेकंड वर्ल्ड वार भी हुई है जब ये हिरोशिमा और इस पे जब वो बम गिराए गए। और इसके अलावा ये इन्होंने कोल्ड वार का भी बताया था, कोल्ड वार भी चलेगी और बिल्कुल अभी भी चल रही है कोल्ड वार डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज जो है, पोस्ट मॉडर्न एज में लोग बिल्कुल ही स्केप्टिकल हो गए थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार भी हो चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हो चुकी है। लोग तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, लोग एग्नोस्टिक हो चुके हैं, डार्विन थ्योरी आ चुकी है, साइंटिफिक थीरीज़ आ चुकी हैं, डिफरेंट मार्क्सिज्म से रिलेटेड आइडियाज़ आ गए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आ गया है, और उसके बाद फेमिनिज़म आ गया है। तो ये सारे इज़म जो हैं ये भी छाए हुए हैं, और इसी वजह से लोग जो हैं अपनी एक डिफरेंट डिस्पर्स थॉट्स के अंदर हैं। और इवन के वेटिंग फॉर द गॉडेट जो है वो एक ओपन एग्जांपल है, एक एपरेंट एग्जांपल है इस चीज़ की कि पीपल आर थिंकिंग दैट देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड, वी आर फाइंडिंग हेवन एंड द हेल ओवर हियर इन दिस वर्ल्ड, बट दिस वर्ल्ड इज़ डिवोर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेस है। और वेटिंग फॉर द गॉडेट एक एपरेंट एग्जांपल है। द टू पीपल लकी एंड पोजो, you know that they are passing by and they are talking to each other, they are wasting their time doing nothing, and they are waiting for the godot and nothing is going to happen. वो टू जो पीपल हैं, एस्ट्रगन और दूसरा कौन सा था उसके साथ आपने पढ़ा है वेटिंग फॉर द गॉडेट? आपको पढ़ाया है मैंने? आप में से किसी ने भी पढ़ा वेटिंग फॉर द गॉडेट? अच्छा, वो वेटिंग फॉर द गॉडेट में वो दो लोग जो हैं वो आपस में खड़े हैं, एक जगह पे दरख्त है, उसके नीचे टाइम ज़ाया करते रहते हैं। उसके बाद लक्की और एक पोजो आता है, उसका जो फ्रेंड है मिनट से, वो जो आपस में जो पासर बाई होते हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। तो वो एक दफ़ा वो मार रहा होता है अपने ग़ुलाम को, और दूसरी दफ़ा वो खुद अंधा हो जाता है। तो वो सारा दिन मिनट से एक जगह पे खड़े हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और क्या किसका वेट कर रहे हैं? गॉडेट का। तो बेसिकली उसमें बताया जा रहा है कि पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर फाइंडिंग द हेल हेवन ओवर हियर इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग एंड दिस इज़ ओनली मीनिंगलेस। और रादर वो वैसे भी इग्नोस्टिक हो चुके हैं उस वक्त। लोग अपना ईमान जो है वो भी खो चुके हैं, क्राइस्ट पे उन्होंने बिलीव छोड़ दिया है, ठीक है, हेल हेवन का कंसेप्ट को वो नहीं मान रहे। तो उन लोगों ने उस वक्त किस पे लिखा है मोस्टली? ये आप अग्नोस्टिक और पैंथीज़म और इस तरह की डिफरेंट कंसेप्ट पे। अच्छा, ये ज़रा देखें, आज हम जो असाइनमेंट है, अब मैंने जस्ट आपको आइडियाज़ बताए हैं, अब इसके बाद एजेस हम डिस्कस करेंगे तो उससे ज़्यादा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एंग्लो सैक्सन पीरियड है, देखें आपके पास है असाइनमेंट? हाँ जी, असाइनमेंट अपनी अपनी ओपन। हाँ जी, हाँ जी, वही असाइनमेंट जो मैंने आपको सेंड की है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। आपको असाइनमेंट नहीं आई, आपने मुझे लेट रिक्वेस्ट सेंड किया, मैंने आयशा की ड्यूटी लगाई थी कि आप दोनों को वो सेंड कर दे असाइनमेंट। आपको सेंड नहीं की इसने? सिल हाँ जी, सिल्विया प्लेथ की मैंने दो आपको सेंड की थी, मैंने कहा वो दोनों देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बाद वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारा अमेरिकन लिटरेचर में वो आ रहा है आगे, राइटर हमारी वो है पोइटिस। अच्छा, ये देखें ज़रा, एंग्लो सैक्सन पीरियड अगर आप ओपन कर लें अपने अपने मोबाइल पे ही ओपन कर लें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं वहाँ पढ़ाना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी फिर। द एंग्लो सैक्सन पीरियड, नहीं तो आप पॉइंट लिखती जाएँ, जो अच्छे होंगे पॉइंट मैं आपको वैसे बता दूँगा, फिर सेंड कर दूँगा। द एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है जी। एंग्लो सैक्सन पीरियड हमने बड़ा डीपली डिस्कस किया है, सेल्टिक और गैलिक इवन के हमने लैंग्वेज डिस्कस की। जो सबसे पहले लोग थे इंग्लैंड में वो कौन थे? वो कैल्टिक, और दूसरे कौन थे? गैलिक, ठीक है जी। द अर्लीस्ट टाइम 1066, यानी 1066 में क्या किया है कि नॉर्मन ने क्या किया? कनकर्ड किया किसको? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन पे एक स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है, डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो बेसिकली क्या थे, उन्होंने इंग्लिश की बुनियाद रखी, वो डिफरेंट डायलेक्ट बोलते थे। उन्होंने
डिफरेंट डायलेक्ट से एक लैंग्वेज फॉर्म की जिसे इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक मिडल इंग्लिश बनाई थी, वो एक वेरियस डायलॉग था वो। सोशल बैकग्राउंड, द मेकिंग ऑफ द इंग्लैंड, द इन्विजन ऑफ द रोमन एम्पायर 4th AD, ठीक है जी, द अटैक ऑफ द विकिंग एट्सेट्रा। लिटरेचर, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। लिटरेचर बेवुल्फ था उस वक्त। द अर्लीस्ट लिटरेचर, द नेशनल एपिक ऑफ द एंग्लो सैक्सन, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर द यूज़ ऑफ द एलिट्रेशन। इसके अंदर एलिट्रेशन यूज़ हुआ था। अब आपको पता कि एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ साउंड जो होती है ना, उसी से रिदम बनाया जाता था। उस वक्त ये नहीं था कि आयम्बिक पेंटामीटर या डिफरेंट जो टेट्रामीटर या कॉपलेट या उस तरह स्टेंजा बनाया जाता था। उसमें क्या बनाते थे उसमें वो जस्ट उसको फॉर्म करते थे। एलिट्रेशन की साउंड जो है वो बार बार जो रिपीट होती है तो उससे ही वो रिदम बनाते थे। एपिक अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, यानी एपिक की डेफिनेशन देख लें, लॉन्ग, ये आपको मिल जाएगी असाइनमेंट के अंदर। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इन एलिवेटेड स्टाइल प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द हाई पोजीशन इन अ सीरीज ऑफ एडवेंचर विच फॉर्म ऑर्गेनिक होल। द अर्लीस्ट एपिक होमर, एलिड एंड ओडिसी, यानी होमर ने जो सबसे पहले एलिड और दूसरी क्या लिखी थी, एलिड और ओडिसी, ये दोनों उसने लिखी थी होमर ने। बेसिकली इफ़ वी आर गोइंग टू डिफाइन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद अ सीरियस इशू and the hero is, you could say, the high rank and which is suffering, and there is a long you could say battalion of force and high ammunition is used with the serious issue। यानी ऐसी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है कि एक हीरो के बारे में है जिसमें कल्चर डिस्कस होता है, जिसमें आपका हीरो जो है वो थ्रू आउट द एपिक जो है वो एक हीरोइक फिगर होता है, वो फाइट करता है, लड़ता है, गुड इवल की फाइट होती है, उसमें हैवी एमोनेशन यूज़ होता है। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द एपिक। जो पहले एपिक्स लिखी जाती थी वो भी ऐसे ही लिखी जाती थी, और उसमें जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो एग्जांपल है वो होमर, एलिड और ओडिसी है। उसके बाद एलिट्रेशन की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई कि रेपिटेशन ऑफ साउंड होती है। एंड एलिट्रेशन वर्स सर्टन एक्सेंटेड वर्ड इन अ लाइन बिगन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो किसी एक साउंड की बार बार अगर कोई आ रही है रेपिटेशन तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। उसी से वो रिदम क्रिएट करते थे। आगे जी आ गया, देख लें द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में हमारे पास क्या है? मेडिवल पीरियड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अंडर द विलियम ड्यूक ऑफ द नॉर्मंडे, द बैटल ऑफ द हेस्टिंग्स इन द 1066, जो 1066 में इसने कनकर्ड किया था और एस्टेब्लिश कर दिए थे अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी जो लिटरेचर है वो साथ लेकर आए कि जब भी कोई चीज़ दूसरी नेशन किसी को डोमिनेट करती है तो वो सिर्फ डोमिनेशन ही नहीं होती, उसके कल्चर की भी डोमिनेशन हो जाती है, उसकी लैंग्वेज की भी हो जाती है और वो लोगों की भी हो जाती है। वो अपने साथ फिर लेकर आए थे जूट, एंग्लो सैक्सन और जो दीगर ट्राइब्स थे वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज और कल्चर भी लाए थे, ठीक है। लैंगलैंड, इंग्लिश बैलेड, रोमांस, ये सब कुछ वो लेकर आए थे अपनी लिटरेचर की फॉर्म में। चौसर भी उसी वक्त ही आया है। लैंगलैंड, प्रायर्स, द प्लूमेंस एंड द एलेगरी, और एलेगरी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड एक्शंस इन अ नैरेटिव आर इक्वेटेड विद द मीनिंग दैट लाई आउटसाइड द नैरेटिव स्टाइल इटसेल्फ। अब देखें जी, एलेगरी क्या होता है? जो आपको बताया जा रहा होता है ना उसके सेकंड मीनिंग कोई और होता है। मिसाल के तौर पर आपकी सबसे बड़ी एलिगरी जो एलिगोरिकल नावल है वो आपने पढ़ा हो अगर, जोनाथन स्विफ्ट का जो वो जर्नी है, जो उसने डिफरेंट जर्नीज़ की हैं, ठीक है। लपूटा की जर्नी है या लिलीपुशन जर्नी है उसकी, तो वो जो गुलिवर ट्रैवल है, गुलिवर ट्रैवल जो है वो सबसे बड़ी आपके सामने एलिगोरिकल एक स्टोरी, यानी डिफरेंट स्टोरी हैं जो एलिगोरिकल मीनिंग रखती हैं। यानी जो आपको मानी दिख रहा होता है वो सामने वो मानी नहीं होता, उसके सेकंड मानी कोई और होता है। इट इज़ एलिगोरिकल मीनिंग, उसको कहते हैं। अच्छा जी, बैलेड। बैलेड क्या है जी? द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फोक लिटरेचर, ठीक है जी। स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग, ये गा के जो स्टोरी सुनाई जाती है सॉन्ग की शक्ल में। रोमांस, द मोस्ट प्रिवेलिंग काइंड ऑफ लिटरेचर इन द फ्यूडल इंग्लैंड, अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन, सम टाइम इन वर्स, सम टाइम इन प्रोज, डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ अ नोबल हीरो, ठीक है जी। रोमांस क्या है
कि नोबल हीरो की जो स्टोरीज जो एडवेंचर जो हैं, या कोई नाइट है या कोई उनका क्रूसेडर है या उनका कोई फाइटर है, उसकी जो स्टोरी कंपोज की जाती है, लिखी जाती है, उसे रोमांस कहते हैं। चौसर द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, यानी मिडल इंग्लिश की का फाउंडर है, ठीक है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। आ सकता है क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, तो आप लिखेंगे कौन है, जेफरी चौसर, पूरा नाम इसका जेफरी चौसर है। इंट्रोडक्शंस ऑफ द राइम स्टैंजा ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पोइट्री, द फर्स्ट ग्रेट पोइट हु रोट इन द इंग्लिश लिटरेचर, पहली दफ़ा इसने इंग्लिश लिटरेचर में लिखा था, मेडिवल इंग्लिश में लिखा था। The Canterbury Tale, the pictures of the 14th century England, beginning with the general prologue with the influence of the Boccaccio. ये Boccaccio, डांटे, ये डांटे, Boccaccio, और उसके बाद पेट्रार्कन्स, ये जो पोइट्स, जो पेट्रार्क जो पोइट है, ये सारे कौन थे, ये इटालियन पोइट्स थे, यानी ये भी ओल्ड पोइट्स हैं। ये बेसिकली ये भी सोनेट लिखते हैं, ये भी लिखते रहे हैं, टेल्स लिखते रहे हैं, इसी तरह की पोइट्री। इंग्लिश रेनेसेंस, इंग्लिश रेनेसेंस में कौन आता है, शेक्सपियर जो है वो इसका सबसे डोमिनेट फिगर है। सोशल बैकग्राउंड जी 15 एंड 16 सेंचुरी आपका रेनेसेंस है। रेनेसेंस बेसिकली इटली से शुरू हुआ था, सुन ले। रेनेसेंस का मतलब ये होता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ नॉलेज। नॉलेज में लोगों ने क्या किया था, मज़हब को डिस्कार्ड किया था। मेडिवल इंग्लिश टोटली बेस्ड ऑन रिलीजन है, ठीक है। उस वक्त चर्च डोमिनेट करता था। बेसिकली वो लोग क्या थे, ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे, और जितने भी विलेज के लोग होते हैं या ट्राइबल लोग होते हैं, वो आपको पता है कि वो टोटली क्या होते हैं, रिलीजियस होते हैं। तो वो जितने भी लोग थे जिन्होंने फार्म की थी मेडिवल टाइम पे गवर्नमेंट, वो टोटली क्या थे, रिलीजियस थे। तो उन्होंने चर्च को आगे किया हुआ था। वो कहते थे कि जो पावर दी गई है वो आपकी गॉड की है, तो ये सारी जो आपके पास दौलत है ये पहले किसको जानी चाहिए, इसका हिस्सा चर्च को जाना चाहिए। जब चर्च को जाता था तो वो प्रीस्ट के पास पहुंच जाता था। प्रीस्ट फिर आपको माफ़ियाँ भी देता है, आपको कन्फेशन भी आपसे करवाता है, आपके गुनाह भी माफ़ कर रहा है। तो इस तरह उस वक्त जो डोमिनेट फिगर था वो चर्च था, चर्च के पीछे प्रीस्ट आ जाता था। लेकिन जब रेनेसेंस आया है, तो रेनेसेंस आने के बाद लोगों ने सोचा कि यानी मेहनत तो हम करते हैं, काम हम करते हैं, सेंट्रल वैल्यू जो है वो गॉड को मिल रही है, चर्च को मिल रही है। उन्होंने फिर चर्च को पीछे कर दिया और अपने सामने किसको रख लिया, ह्यूमनिज्म को। ये जो मूवमेंट है बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म है कि ह्यूमन शुड बी गिवन वैल्यू, यानी इंसान को पहले रखा जाए, इंसान के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सामने रखा जाए, और पीछे बैकग्राउंड में किसे रखा जाए, मज़हब को। तो अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ें तो इसको आपको समझ आ जाएगी। इस जो मैंने आपसे यानी ये ह्यूमनिज्म जो मूवमेंट बात की है, इससे रिलेटेड ही सारी इसकी यानी रेनेसेंस एज की तकरीबन स्पिरिट सारी ह्यूमनिज्म पे है। आगे कहता है जी, सोशल बैकग्राउंड 100 years वार एंड द सिविल वार, द वीकनिंग्स ऑफ द नोबिलिटी एंड द राइजिंग बोर्जियस। अब ये बोर्जियस कौन है, ये बोर्जियस जो हैं ये मिडिल क्लास लोग हैं। कौन है, मिडिल क्लास के लोगों को कहते हैं बोर्जियस क्लास। द न्यू मोनार्की, द रिफॉर्मेशंस एंड द वीकनिंग्स ऑफ द पावर ऑफ चर्च, इनक्लोजर्स एंड मूवमेंट एंड द कमर्शियल एक्सपेंशन। ठीक है जी। अब क्या हुआ है इस एज में, क्या हुआ है कि चर्च वीक हो चुका है, पावर ऑफ द चर्च और इनक्लोजर्स मूवमेंट एंड द कमर्शियल एक्सपेंशन। इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पेल्फ नॉलेज की पावर और रिवाइवल ऑफ नॉलेज आ चुका है। लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के इंडिविजुअल सेंटर्ड हो गए हैं। ठीक है, मज़हब को पीछे कर दिया है और अपने जो वर्ल्डली अफेयर हैं उनको आगे कर लिया और लोग सेकुलर हो गए हैं। ठीक है, ये है सारी मूवमेंट जो है बेसिकली बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म है। इसमें जी लिटरेचर जो है हमारे पास रेनेसेंस, ह्यूमनिज्म, थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, ड्रामा, ये सारे। जैसे आपको मैंने फ्रांसिस बेकन पढ़ाया है। फ्रांसिस बेकन क्या कहता है कि अपना मतलब लेने के लिए इंसान को झुक भी जाना चाहिए, जब अपना मतलब निकल जाए तो फिर छोड़ दें। ठीक है, इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेकन कहता है कि वर्ल्डली मीन्स को यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, और बेकन हमें ये भी कहता है, वो हमें यानी वर्ल्डली विजडम भी देता है, वो हमें मोरालिटी भी सिखाता है, वो हमें बताता है कि कैसे हमने बेसिकली, वो रेनेसेंस आदमी है ना, तो रेनेसेंस एज से ताल्लुक़ रखता है। वो कहता है कि इंडिविजुअल सेंटर्ड होना चाहिए इंसान को। ठीक है, मैक्सिमम अपने बेनिफिट को सीख करना चाहिए। The Renaissance marks the translation from the medieval to the modern world. It means the rebirth of revival of latter. It is a historical period. Two striking features of the movements are the thrusting curiosity for the classical literatures and the keen interest
इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी उनका जो बेसिक सेंटर था वो क्या था, ह्यूमैनिटी था, क्योंकि वो ह्यूमनिज्म स्पिरिट पे बेस कर रहा था। ह्यूमनिज्म उनकी क्या थी, मूवमेंट थी कि बेसिकली इंसानों को आगे किया जाए, इंसानों के इंटरेस्ट को आगे किया जाए, उनके बेनिफिट को आगे किया जाए, इंसान को सामने रखा जाए और बैक पे मज़हब को कर दो, क्योंकि मज़हब डोमिनेट हो रहा है, लोग कमाई करते हैं, ले कौन जाता है, चर्च, प्रीस्ट, पार्सन, और लोगों को खा रहे हैं। ठीक है, चर्च बेसिकली क्या पॉइंट उठाया था, चौसर ने भी यही उठाया ना कि वो करप्ट हो चुके हैं, वो सारे काम वो गलत कर रहे हैं, औरतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कन्फेशन करवा रहे हैं, उनसे वो पैसे भी ले रहे हैं, उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, और नोबेलिटी को और कोर्टियर को और जो किंग्स हैं उनको वो एडमायर कर रहे हैं, और उनके पीछे हैं पार्सन जो मजहबी लोग हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंसानों की दौलत को खा भी रहे हैं, उनको मिसयूज़ भी कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो उस पर बेसिकली उसने सेट्रिकल नोट भी लिखा था, और साथ उसके ये पॉइंट था कि दे आर द रियल कल्प्रिट, ये लोग ठीक बुरे लोग ये हैं, और ये इंसान को पीछे किया हुआ है, मज़हब को आगे किया हुआ है। तो इस तरह फिर रेनेसेंस एज में जो मूवमेंट, जो ह्यूमनिज्म आया है, तो ह्यूमनिज्म ने क्या किया, इंसान को आगे करके, मज़हब को पीछे करके अपने इंडिविजुअल सेंटर बना दिया, और लोग मैक्सिमम अपने बेनिफिट सीख करने लगे। इवन कि उन्होंने लिटरेचर भी ऐसा ही प्रोड्यूस किया, जैसे हैमलेट के अंदर आप देख लें, रेनेसेंस स्पिरिट है, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज़ अ क्वेश्चन। अगर आप चले जाएं, उसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फास्टस देख लें, ठीक है, ज्यू ऑफ माल्टा देख लें, या आप दीगर जितने भी उस दौर में लिखे गए हैं, जो लिटरेचर लिखा गया वो सारा इसी के ऊपर ही है। बेकन ने जो लिखा है वो भी सारा रेनेसेंस पे है। आगे जी, ह्यूमनिज्म का की नोट ऑफ रेनेसेंस है जी, emphasis on the dignity of the human being, जो मैंने पहले बात की, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट लाइफ, जो प्रेजेंट लाइफ है ना उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसने दी है। और उसमें थॉमस मोर एंड हिज यूटोपिया, ठीक है, यूटोपियन वर्ड बेसिकली, यूटोपिया का मतलब होता है इमेजिनेटिव, ठीक है, जो तखयलात में हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं यूटोपिया। आगे एडमंड स्पेंसर एंड हिज द फेरी क्वींस, हिज रेपुटेशन नोन एज द पोएट। और उसके बाद जी फ्रांसिस बेकन, द फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट, फेमस फॉर हिज एसेज, ये सारे रेनेसेंस एज के हैं। ड्रामा, द हाईएस्ट ग्लोरी ऑफ द इंग्लिश रेनेसेंस विद शेक्सपियर्स, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ये सारे किसके हैं, रेनेसेंस एज के राइटर हैं। ये सारे लिखते किसके ऊपर हैं, ह्यूमनिज्म पे, ह्यूमन स्पिरिट को आगे करते हैं। मज़हब को पीछे किया होगा, उसको बैक एंड पे कर दिया। पहले जितने भी राइटर आपको मिलेंगे वो सारे मज़हब पे लिख रहे हैं, स्टोरी भी मज़हब की वो लिख रहे हैं। बेओवुल्फ और इस तरह की जितनी भी साइन वुल्फ है, या जो भी कैडमैन है, या जितने भी पुराने राइटर हैं, वो बेसिकली मज़हब पे लिख रहे हैं। इवन कि जेफरी चौसर भी मज़हब पे लिख रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो मज़हब को ज़्यादा कर रहा है। क्रिस्टोफर मार्लोव, द मोस्ट गिफ्टेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विट। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी विट से मुराद अगर आ जाए ना क्वेश्चन भी ऐसे वो पूछ लें कि यूनिवर्सिटी विट बेसिकली है क्या चीज़, तो उसमें आप बता सकते हैं यूनिवर्सिटी विट बेसिकली जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं ना, वो सारे यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर रखूँगा आपको, यूनिवर्सिटी विट के जो 7 राइटर हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ब्लैंक वर्स फर्स्ट यूज इन ड्रामा, यूनिवर्सिटी विट, डॉक्टर फास्टर, ब्लैंक वर्स फर्स्ट यूज इन ड्रामा, ठीक है जी। बेन जॉनसन, हिज प्रेज ऑफ शेक्सपियर, वॉलपून्स एंड साउथ ऑफ द एज, द अपलास आई डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, to whom all scenes of the European homage owes, he was not an age but for all times. So these are the, you could say, Ben Jonsons, जिसमें प्रेज की है शेक्सपियर की उसने। उसके बाद शेक्सपियर, his life born in 5064 in Stratford on the Avon and died in 1616. His work 38 play, लिख लें ये सारे, यानी उसने 38 प्ले लिखे हैं, 154 सोनेट लिखी हैं, एंड 2 लॉन्ग पोएम्स हिज स्टेटस। Years of experiments, apprenticeships, mainly history play, Henry IV, Richard III, The Tamings of the Shrew, Years of the Great Comedies and mature historical play. उसके बाद ये Midsummer Night Dreams, Merchant of Venus, As You Like It, 12th Night. ये 12th Night जो है ना, ये बेसिकली ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी उसने ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिक्सचर यूज़ किया है इसमें। ईयर्स ऑफ द ग्रेट ट्रेजिडीज़ एंड द डार्क कॉमेडीज़, ये सबसे जो यानी जो बिटर कॉमेडीज़ हैं वो इसमें ये हैमलेट है,
अथैलो है, किंग लियर है, मैकबथ है, इनको पढ़ के आपको पिटी और फियर बहुत क्रिएट होता है। ईयर्स ऑफ द रोमांटिक ट्रेजिक पोइट्री जो कॉमेडी है उसमें क्या है, ये साइम्बलाइन है, उसके बाद द विंटर्स टेल है, उसके बाद द टेम्पेस्ट है, सोनेट है, पोएम्स इन अ 14 लाइन विद द राइम स्कीम। और मोस्टली जो है वो किस में लिखता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखता है। जितनी भी पोइट्री आप उसकी देखेंगे आयम्बिक पेंटामीटर में 10 जो है ना वो मीटर क्रिएट कैसे करता है। मीटर होता है एक्सेंटेड और नॉन एक्सेंटेड, यानी एक स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, वो टोटल 5 बनते हैं। ठीक है, 5 को अगर स्ट्रेस अनस्ट्रेस किसको, तहमीना को, अच्छा वो कॉल कर रही है, ऐड कैसे करूं, अब कॉल उसकी आ रही है। आप करें कॉल, आप उसे ऐड कर लें, आशा आप कर लें ऐड, उसके ना नेटवर्क का मसला है। आयशा अच्छा, तो आप कर रही हैं तो इसलिए वो मेरी नहीं जा रही। पहले ऐड तो कर लें, पहले उसे ऐड कर लें, अच्छी बात है। आप सीनियर स्टूडेंट को जूनियर का ख्याल रखना चाहिए ना, बड़ी अच्छी बात है। आप ही उनको अब अकोमोडेट करोगे। चलो ऐड हुई हैं या नहीं वो तय, यानी वो अटेंड नहीं कर रही। चले ठीक है, वो अगर ऑनलाइन नहीं तो फिर उसके बाद हम तो यानी पढ़ते हैं ना, आप कंटिन्यू रखें। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो उनको सेंड कर देंगे बाद में। अच्छा जी, उसके बाद ही सोनेट का आपको पता ही है कि 14 लाइन विद राइम स्कीम है, और मोस्टली शेक्सपियर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखता है। उसमें आपको पता है कि मीटर बेसिकली होता है, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस का जो लाप है उसको मीटर कहते हैं, और उसमें तकरीबन 5 में वो लिखता है। 5 को अगर हम यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस में देखें तो वो कितने बनते हैं, 10 बनते हैं, तो इसको कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर्स। ठीक है जी, ये आगे आ जाएं। आगे जी, पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशंस एंड द रेस्टोरेशंस, द 17th सेंचुरी, सोशल बैकग्राउंड, द क्लैश बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट, ये हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया था, तंजीला को याद होगा। द सिविल वार बिटवीन 1642 टू 1649, आपको पता था कि उस वक्त बिहेडेड किया गया था किसको, कौन सा किंग था वो, चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया था। क्यों किया गया था, बेसिकली वो ड्रंकर्ड था, वो अपनी पार्लियामेंट को नहीं मानता था। ठीक है, वो अपने डिक्टेटरशिप को चलाता था, और उस वक्त लोग प्योरिटन जो थे वो भी ताकत में आ गए थे। ठीक है, वो पार्लियामेंट को भी चैलेंज कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने पकड़ के फिर इसे क्या एग्जीक्यूट कर दिया था। इन 1649 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ द क्रॉमवेल्थ, आगे कॉमनवेल्थ एंड द कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूडल रेमनेंट्स। लिटरेचर कौन सा है उस वक्त का, जॉन मिल्टन बेसिकली खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है क्वेश्चन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, ब्लाइंड पोएट था, और ये खुद इसने टेक्निकल नेचर को, उस वक्त के किंग की जो टेक्निकल नेचर थी, चार्ल्स वन जो था, उसको भी इसने फेस किया है। जॉन बनियंस और उसके बाद जॉन ड्राइडन्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। जॉन 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 बनियन लिखा हुआ है, ये भी पोएट है। वो लिखा होगा, ये सारे पोएट्स तो नहीं हम लिख सकते, फिर वो स्पेसिफिक जो पोएट होते हैं उस एज के वही हम लिख सकते हैं। अब सारे डिस्कस करने लग जाएं तो फिर हम इन पोएट्स को ही डिस्कस करेंगे, ये बस स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। ये लिटरेचर बहरहाल आप वो भी याद रखें, और ये भी याद रखें, कोई भी इस तरह की आ जाए चीज़ तो आप उसको पिक करें, उसकी जो मेन मूवमेंट है उसको अंडरस्टैंड किया करें कि उसके पीछे सेंस क्या है। मिल्टन रेवोल्यूशनरी पोएट, मिल्टन क्या है, रेवोल्यूशनरी पोएट है, एक्टिविस्ट, और
मेन चीज़ें अगर उस तंजीला उसने पूछी भी ना तो उसने किससे पूछनी है, उसने मिल्टन से पूछनी है, ये क्योंकि प्रोमिनेंट पोइट है। ठीक है, ये एज को डोमिनेट करते हैं। जॉन ड्राइडन की पूछ लेगा, मेटाफिजिकल पोइट्स पूछेगा तो जॉन ड्राइडन और बेन जॉनसन, तो या उसमें आ जाएगा डन। ठीक है, मिल्टन क्या है, एपिक लिखता है, बड़ी सीरियस एपिक लिखता है। पैराडाइज लॉज इसका सबसे बड़ा वर्क है। ठीक है जी, पैराडाइज लॉज, पैराडाइज रीगेंड, आ जाएं जी, कहाँ गई हैं आशा? ये पढ़ें ज़रा क्या लिखा हुआ है मिल्टन ने। कहता है जी रेवोल्यूशनरी पोएट है, पॉलिटिकल है, बोथ इन लाइफ एंड हिज आर्ट। और उसके बाद जी पैराडाइज लॉस लिखी है, पैराडाइज रीगेंड लिखी है, जैसे आपने कहा ना जवाब शिकवा और शिकवा जैसे अल्लामा इकबाल ने लिखी है, बिल्कुल इसी तरह इसने पहले उसने पैराडाइज लॉस लिखी है, फिर उसने पैराडाइज रीगेंड लिखी है। मैं आपको बुक भी सेंड कर दूंगा, मेरे पास बुक भी है ये। अच्छा, सैमसन्स एगोनिस्ट, और उसके जो ये लिखा हुआ ना नीचे, बनियंस जो पोएट है, इसने क्या लिखा है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, रिलीजियस एलेगरी, ये लिखता है। उसके बाद स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज ऑफ द क्रिश्चियंस। उसके बाद जी ड्राइडन है, द मोस्ट डिस्टिंग्विश लिटरेरी फिगर्स ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड, यूज ऑफ द हीरोइक कॉपलेट इन हिज राइटिंग। ठीक है जी, ड्राइडन इस तरह की पोएट्री करता है, हीरोइक कॉपलेट, टू सक्सेसिव लाइन ऑफ वर्स इक्वल इन लेंथ एंड विद राइम्स। उसके बाद जी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ब्रेक अवे फ्राम द कन्वेंशंस। मेटाफिजिकल पोइट्री का अगर पूछ लें तो मेटाफिजिकल बेसिकली क्या करते हैं, जो उन्होंने अपनी एक 14 लाइन का स्टैंजा जैसे वो बनाई है कि ऊपर क्या होना चाहिए, वो ऑक्टेव होनी चाहिए, उसके बाद सिस्टेट होना चाहिए। ठीक है जी, ऊपर क्या 8 लाइन हो, उसमें क्या इंट्रोडक्शन करवाएं, 6 लाइन में आप क्या करें जी, उसका सोल्यूशन बताएं। अब ये सारे जितने भी शक्ल से ना मेटाफिजिकल पोएट, वो किसी को नहीं मानते थे। वो बेसिकली क्या फॉर्म ही उन्होंने खुद ही पोइट्री फॉर्म की थी, और वो खुद ही उसके बानी थे, वो लिखते भी अपनी मर्जी से थे, इसीलिए उनको मेटाफिजिक। बाज़ लोग तो इनको क्रिटिक्स जो हैं वो पोइट्स ही नहीं समझते कि ये पोइट ही नहीं है, ये पता नहीं क्या लिखते हैं। अब देखें जी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में क्या जी, ब्रेक अवे फ्राम द कन्वेंशन को तोड़ देते हैं, सिंपल डिक्शन यूज़ करते हैं, कॉमन स्पीच, जैसे टू यू एंड मी आर द टू पार्ट ऑफ द कंपसेस। ठीक है जी, फिर जैसे जॉन डन कहता है कि गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, यानी जाओ जाके किसी भी अपनी, वो स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार बट यू आर अनएबल टू फाइंड एनी फेयर वोमेन, कि आप फेयर वोमेन तलाश नहीं कर सकते इस दुनिया में, आप सितारे को पकड़ सकते हैं। एक्चुअल लाइफ इमेजरी आर्गूमेंट विद द पोएट्स बिलव्ड विद द गॉड और विद हिमसेल्फ, जॉन डन एंड एंड्रयू मार्वल, ये जी सारे ये हैं। जॉन डन लीडिंग फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ द पोएट्री इन हिज कॉन्सीट, एंड्रयू मार्वल टू हिज कोई मिस्ट्रेस। अच्छा, ये जो मिस्ट्रेस है इसका पता क्या मतलब होता है? ये असल में जो कंसेप्ट है ना, इंग्लिश सोसाइटी में आपको पता है कि वो यानी सेकंड मैरिज पे तो बिलीव नहीं करते, लेकिन वो उन्होंने जैसे अपने अफेयर चलाए होते हैं, उनको वो मिस्ट्रेस कहते हैं, जिनके साथ वो उनका एक उन्होंने बनाए हुए हैं। द पीरियड ऑफ द इनलाइटनमेंट एंड द क्लासिसिज्म, द 18th सेंचुरी क्या है जी, इनलाइटनमेंट अगले दिन पूछ रही थी तंजीला, तो ये जो एज है ना, पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट, यही क्लासिसिज्म है। ठीक है, इसमें क्या है, लोग क्या इनलाइटनड हो गए हैं, क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। ठीक है, टू द पॉइंट हो गए हैं। पोइट्री में कहते हैं जी पर्सनल फीलिंग ना आए, बायोग्राफी ना आए, आपकी एज ना आए, आपकी थॉट्स ना आए, आपकी जो पर्सनल जो फीलिंग्स है, कन्फेशन ना आए, आपने जो किया कहीं वही ना लिखते रहें। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनलाइटनड एज है। सोशल बैकग्राउंड इसका क्या है, पोइट्री के अंदर वो कहते हैं, मैं बताता हूँ, पोइट्री जो है, पोइट्री में वो कहते हैं कि पोइट्री जो है ना, जैसे टी.एस. इलियट ने कहा, टी.एस. इलियट सेड दैट इफ़ यू वांट टू डू पोइट्री यू मस्ट स्टडी द हिस्टोरिकल सेंस। You know, according to T.S. Eliot, what is historical sense? He said that you should study from Homer, Virgil to up to present age. यानी सारे पोइट्स को स्टडी करो, उसके स्टडी करने के बाद अपना नॉलेज, अपना इंडिविजुअल नॉलेज और सारा हिस्टोरिकल सेंस आपके पास हो तो नई पोइट्री करें। और पोइट्री कहता है कि पिछली ट्रेडिशन को फॉलो करके करें। ठीक है, आप अपनी पोइट्री ना करने जाएं, अपने रूल से ही करते जाएं, इधर उधर की बात हाँकते जाएं, इधर की उधर। तो असल में ये वर्ड्सवर्थ को और दीगर इस तरह के जो पोइट्स हैं इनको वो लाइक नहीं करता टी.एस. इलियट। यानी ये क्रिटिक्स जो है ना इसकी डेफिनेशन देते हैं, एंड दे आर गिविंग डिफरेंट डेफिनेशन। यानी हर पोइट जो है अपनी एज को जब डोमिनेट करता है तो वो अपनी एज में पोइट्री की कोई डेफिनेशन दे देता है कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए। जैसे वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की तो उसने भी अपनी
जो उन्होंने लिरिकल बैलेड लिखी है उन दोनों ने, और फिर उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है उसने वर्ड्सवर्थ ने, वो कहता है कि पोइट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग विच इज़ रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी जो ओवरफ्लो होता है ना मोशन का, पावरफुल फीलिंग का, वो पोइट्री होती है। ठीक है जी, और उसी से कहता है फिर बाद में पोइट्री बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फीलिंग्स हों तो उसको हम रिकलेक्ट करके पोइट्री कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये कहता है, अब ये कहते हैं कि पोइट्री लॉजिक और रीज़न से होनी चाहिए। अब ये जो दौर आया ना 18th सेंचुरी, जो क्लासिकल एज है, इसमें वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती। कहते हैं कि बेस्ड ऑन लॉजिक, रीज़न और साइंटिफिक थॉट पे करो पोइट्री। ये कौन कहते हैं? 18th सेंचुरी के लोग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी आपके सामने असाइनमेंट खुली हुई है ना? हाँ जी, सोशल बैकग्राउंड ये हाँ जी, असाइनमेंट किसके पास नहीं है? अच्छा जी, लिखती जाएं फिर। सोशल बैकग्राउंड में देखें, 18th सेंचुरी को इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, इनलाइटन एज भी कहते हैं। और सोशल बैकग्राउंड इसका ये है कि ये 18th सेंचुरी क्लासिकल एज भी इसको कहते हैं, द एज ऑफ द इनलाइटनमेंट एंड द एज ऑफ द रीजन, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, और उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, साइंटिफिक, टू इनलाइटन द होल वर्ल्ड विद द लाइट ऑफ द मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड आर्टिस्टिक आइडियाज़। ठीक है, टू सेलिब्रेट रीजन, इक्वालिटी एंड साइंस। ये मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एज जो थी बड़ी साइंटिफिक थी, मॉडर्न थी, और उसके बाद इनलाइटेंड थी, और फिलोसॉफिकल थाट्स, आर्टिस्टिक आइडिया पर बिलीव रखती है कि आप सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर ना हो, बायोग्राफी ना लिखें। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी बायोग्राफी लिख देता है तो फिर बेसिकली वो कन्फेशनल पोइट्री करता है, बायोग्राफिकल हो जाता है। तो इसीलिए पोइट्री जो है ना, अपनी ज़ात को से हट के पोइट लिखे। ठीक है, अपनी जो रीज़न के आइडिया हैं, लॉजिक और रीज़न से करे, टॉपिक दिया जाए टॉपिक के ऊपर लिखे। तो बेसिकली ये इस तरह के पोइट हैं। लिटरेचर इस वक्त का क्या है जी? द स्कूल ऑफ क्लासिसिज्म, द राइज ऑफ द मॉडर्न नावल, सेंटिमेंटलिज्म, प्री रोमांटिसिज्म, आगे जी शेरिडन्स ड्रामा, क्लासिसिज्म, all form of the literature should be modeled after the classical work of the ancient Greek and Roman writer, controlled by some fixed law and rules. Artistic ideals should be ordered, logic, restrained, emotions, and accuracy. Addison's Steele's and Pope as representatives, Steele and the Tattlers, Addison's and the Spectators. अब सुन लें, मैंने पहले भी बताया था न्यू क्लासिसिज्म का, शायद आपको बताया हो कि उस वक्त ऑगस्टन एज जो थी, बेसिकली उस एज में क्या किया गया था, वो भी न्यू क्लासिकल एज से ताल्लुक़ रखती है। उसमें क्या किया था, जितने भी रोमन और दूसरे थे उनके पुराने आर्डर को रिफाइन करके, रीऑर्डर करके, जैसे वो कहता है टी.एस. एलियट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी अपना टैलेंट और पूरा ट्रेडिशन का टैलेंट मिला के पोइट्री करनी चाहिए। फिर इंसान बड़ा ग्रैंड लिखता है, क्योंकि उसे पूरा पिछला भी नॉलेज होता है, और पास्ट जो है वो डायरेक्ट करता है कि प्रेजेंट को बेहतर कर लें। पास्ट को स्टडी करो, ट्रेडिशन को स्टडी करो, उसके बाद अपने नॉलेज को रिफाइन करो, रिफाइन करने के बाद उसको रीऑर्डर करके कहता है पेश करो, अपने ब्लेंड करके अपने इंडिविजुअल नॉलेज के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस। इतना जो मैं बताया, इतनी समझ आ गई आपको ओवरऑल? आगे पॉप की एज देख लें। पॉप क्या है? बेसिकली मॉक एपिक पे लिखता है। ठीक है, और अलेक्जेंडर पॉप बेसिकली है एपिक राइटर है, लेकिन मॉक एपिक राइटर है, यानी एक बिल्कुल ही डिफॉर्म पर्सनैलिटी था। लोग इसको मुंह नहीं लगाते थे, और इसने उस वक्त इतनी मेहनत की कि मिनटों से इसने एक अच्छी जगह पे, जहाँ अरिस्टोक्रेटिक रहते थे, वहाँ पे इसने घर ख़रीद लिया। उस वक्त पोइट्स की इतनी वैल्यू भी नहीं थी जिस एज से ये ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उस एज में इसने बड़ी अर्निंग की। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था, अरिस्टोक्रेटिक लोगों के दरमियान घर ख़रीद लिया बहुत ज़्यादा फेम होने की वजह से। ठीक है, और बड़ा अच्छा लिखने लग गया। और इसने ट्रांसलेट किया था बेसिकली जो होम अलियाड और वो ओडिसी है, और इस तरह की होमर विर्जिल का जो वर्क था एपिक का, उसी को इसने फिर पैरोडी के तौर पर इस्तेमाल किया। ये देखें पोप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लासिकल पोइट्री इज सो परफेक्ट इन द हीरोइक कॉपलेट दैट नो वन हैज़ बी एबल टू अप्रोच हिम, यानी बड़ा ग्रेट पोइट था। ट्रांसलेशन इसने बड़ी ज़बरदस्त की थी जो ग्रैंड एपिक्स थी। मॉडर्न नावल, द मिड सेंचुरी प्रीडोमिनेट बाय द न्यू रियलिस्टिक नावल डिफोए, स्विफ्ट, रिचर्डसन, फील्डिंग,
Smollett and the Stearns are representative description of adventure। अच्छा, ये जो रिचर्डसन है ना, इसने रिचर्डसन ने बेसिकली एक पामीला नावल लिखा था और हेनरी फील्डिंग ने उसकी एपिक बनाई थी। आपने जोसेफ एंड्रयू शायद पढ़ा हो, पढ़ा है जोसेफ एंड्रयू? तंजीला ने पढ़ा होगा। चलें, ये मैं आपको इसका लेक्चर अपना सेंड करूंगा ऑडियो में। अच्छा, डिफोए एंड द रॉबिन्सन क्रूज, रिचर्डसन एंड पमीला, ये मैंने अभी बताया, वो उसने जिक्र कर दिया है, रिचर्डसन और पमीला। स्टर्न्स एंड द ट्रेस्ट्रम्स एंड द शैंडी एंड द स्विफ्ट एंड गुलिवर ट्रेवल्स, फील्डिंग एंड द टॉम जोन्स एंड स्मोलेट्स एंड रोड्रिक रैंडम्स, ये सारे वर्क हैं उस वक्त के, उस एज के। सेंटिमेंटलिज्म बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी जो मिड ऑफ 18th सेंचुरी का ना, वो सेंटिमेंटलिज्म था। सेंटिमेंटलिज्म कैम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ द बिटर डिसकंटेंट किस अमंग द इनलाइटेंड पीपल विद द सोशल रियलिटी। अब देखें ना, वो बड़े ना स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने वाले थे, तो उसको भी थोड़ा सा, उससे भी लोग डिसकंटेंट हो गए थे। ठीक है, कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे लोग कि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट यू कुड से रूल्स एंड रेगुलेशन। वो कहते थे कि जो रोमन ग्रीक्स ने जो सूल वज़ा किए हैं ना पोइट्री के, उनको फॉलो करना चाहिए, ट्रेजेडी को, एपिक को, या जो भी उन्होंने पोइट्री के रूल्स डिफाइन किए थे, इटालियन ने, फ्रेंच ने, ठीक है, और रोमन ग्रीक्स ने। तो बेसिकली जो क्लासिकल लोग थे उस बेस्ड पे लिखते थे। ये सेंटिमेंटलिज्म जो थे, ये डिसकंटेंट हो गए थे, डिससेटिस्फाई विद द रीजन, सेंटिमेंटल इज टर्न इनटू द सेंटिमेंट टू द ह्यूमन हार्ट। ठीक है जी। थॉमस ग्रे एंड द एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, प्री रोमांटिसिज्म, द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ द क्लासिसिज्म, अ रिकग्निशन ऑफ द क्लेम, पैशंस एंड इमोशंस, विलियम ब्लेक एंड रॉबर्ट बर्न्स आर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके बाद जब ये आए ना विलियम ब्लेक और रॉबर्ट बर्न्स, और उसके बाद डेफिनेटली उनके बाद रोमांटिक एज ही आनी है, क्लासिक एज के बाद। तो ये सारे लोगों ने क्या किया था, इसको रिएक्शनरी एक मूवमेंट बनाई थी उन्होंने, सेंटिमेंटलिज्म, और उसके बाद फिर ये ओवरऑल जो उभर के सामने आई वो रोमांटिक मूवमेंट आई है। आगे आ जाइए, सारा आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रोमांटिक एज पे आ जाते हैं। द टर्न ऑफ द 18 एंड द 19th सेंचुरी। ठीक है, द टर्न ऑफ द 18 एंड 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे क्या होगा, लोग बड़े रोमांटिक हो गए हैं, लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, लोग नेचुरल हो गए हैं, लोग आ गए हैं ये मशीनरी से, लॉजिक रीज़न बेस्ड पोइट्री से। अब सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये 2 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आ चुका है, 1789 हो चुका है, 1794 हो गया है। ठीक है, इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देख लिया उन्होंने, और लिटरेचर और लोग जो मशीनरी से तंग आ गए हैं और फिर वो नेचर की तरफ दौड़ रहे हैं। अब लिटरेचर जी, रोमांटिक पोइट्री इज़ एन एज ऑफ द पोइट्री, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, बैरन, शैले, कीट्स आर द मेजर रोमांटिक पोइट्स, प्रोज राइटर एंड नॉवलिस्ट। और ये सारे किस पे, नेचर पे लिखेंगे, सारे रोमांटिक पोइट्स हैं ये। Romanticism, it designates a literary and philosophical theory which tend to see the individual as the very centers of the life and experience. It also places the individual and center of art, making the literature most valuable as expression of his her unique feelings and particular idea. Nature is not only the major source of poetic imagery, but also फिर क्या करता है, provide dominant subject matter. Romantic also tend to be nationalistic. अच्छा, एक चीज़ और देखें, ये जो रोमांटिक पोइट्स है ना, स्पेशली वर्ड्सवर्थ, ये पैंथीज़म को मानता था। पैंथीज़म थ्योरी के मुताबिक ये है कि हर चीज़ गॉड है। ठीक है, हर चीज़ में उसे गॉड नज़र आता था, नेचर में, ऑब्जेक्ट्स में, हर चीज़ में। ये पैंथीज़म थ्योरी थी उसकी। ठीक है, लेक पोइट, ये लेक पोइट भी इनको कहते हैं, लेक पोइट्स। लेक मीन पता है ना, नदी, उससे रिलेटेड। द पोइट वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड द साउथ लिव्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी ये कहाँ पे, लेक डिस्ट्रिक्ट में कहीं रहते थे और उसी से रिलेटेड ये लिखते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट। दे ट्रेवर्स द सेम पाथ इन पॉलिटिक्स एंड द पोइट्री, फर्स्ट इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेटर चेंज इनटू द कंजर्वेटिव्स। वर्ड्सवर्थ हिज डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ये मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, कर लें इसको अगर आपके पास है। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling, and poetry originates from emotion recollected in tranquility. ठीक है जी, पावरफुल फीलिंग का जो रिएक्शन है ना, वो कहता है वो पोइट्री है। अ नेचर पोएट वर्किंग इन द कोलैबोरेशंस विद द कॉलरेज इन लिरिकल बैलेट। ठीक है जी, कॉलरेज, कुबला खान,
क्रिस्टबल, और उसके बाद राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर्स, ये सारे पढ़े हुए हैं हमने। बैरन, डॉन जोन्स, उसके बाद चाइल्ड हार्ड्स, पिलग्रिम्स एंड शैले, प्रोमीथियस एंड अनबाउंड, और टू द वेस्ट विंड, कीट्स, his mature and important odes